बच्चों, मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैंने आपको क्लास 11th के लिए मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक से कितने नंबर का चैप्टर को क्वेश्चन आता है। ठीक, वो मैंने आपको याद होगा, मेरे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन किया था कि समुच्चय से कितना, समुच्चय में मेरे चैप्टर जो था, मैंने सारे चैप्टर के बारे में बताया था कितने चैप्टर हमारे पास हैं। ठीक, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको। आज जो चैप्टर है उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय, इसको अंग्रेजी में हम सेट्स कहते हैं। ठीक, सेट्स बोलते हैं बच्चों। पहली बात, समुच्चय होता क्या बच्चों? समुच्चय है क्या बच्चों? हम इसको जनरल भाषा में समझते हैं। समुच्चय का मतलब हमारा समूह होता है। ठीक, समुच्चय का मतलब हमारा क्या होता है? समूह होता है। जैसे आपको पता होगा कि पहले लोग जंगलों में भी रहते थे तो समूह में रहते थे। आज भी आप जब देखिएगा तो आज भी कुछ लोग कुछ ऐसे परिवार हैं जो गांव में जो समूह में रहते हैं। ठीक, मैं आपको कई एग्जांपल और दे रहा हूँ समुच्चय का। जैसे समझिएगा ज़रा, जैसे कि मेरा परिवार है, मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे घर में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो मेरा घर जो है वो 10 लोगों का समूह है। यह मेरा एक क्या है? समुच्चय है, यह संग्रह है। ठीक, वैसे ही बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जानवरों का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हाथियों का झुंड होता है, वो पूरा उनका एक समुच्चय है। ठीक, इसी तरीके से शेर का भी झुंड होता है, वो पूरा एक झुंड होता है बच्चों, वो सारे सब लोग एक साथ चलते हैं। ठीक, ऐसे तो ठीक है बच्चों। तो आप जरा समुच्चय को समझिएगा। समुच्चय को समझाने से पहले बच्चों मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। तो ऐसा मत समझिए केवल हाथियों का झुंड है तो वही मेरा एक समुच्चय हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो समुच्चय है ही। जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा एक परिवार है, तो वो भी मेरा एक समुच्चय है। ठीक, बिल्कुल सही, ये भी समुच्चय है। अब बच्चों समुच्चय ऐसे भी लिया जा सकता है। जैसे एक समुच्चय ऐसा भी ले लें, जैसे आपने एक थैला ले लिया, थैले में आपने सब्जियां डाल दी, सब्जियां में आलू डाल दिया, ठीक, बैगन डाल दिया, ठीक है, भिंडी डाल दी, ऐसे आपने टमाटर डाल दिया, सब डाल के थैले में आपने सब्जियों को इकट्ठा कर लिया। तो आपने किया क्या? आपने संग्रह किया है, आपने समूह बनाया। किसका? सब्जियों का समूह बनाया है। ठीक, याद रखिएगा उसमें जितनी भी सब्जियां हैं सब अलग अलग तरीके की हैं। ठीक है, तो वो भी मेरा क्या है? समुच्चय हो गया। अब ध्यान सुनिएगा और इसको डिटेल में पहले समझिए। आप पहले समुच्चय को समझ लीजिए, ठीक, तब मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा। फिर समुच्चय को लिखते कैसे हैं, फिर समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप। जैसे बच्चों मैं एक जानवरों का समुच्चय बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप ले सकते हैं जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या है? मेरा चिड़ियाघर में मेरा एक बहुत बड़ा समुच्चय है। इसमें बंदर भी रहता है, भालू भी रहता है, शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है। बस, तो ये क्या है? ये पूरा एक समूह बन गया। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है ना, इसमें अलग अलग जानवर हैं। ये भी मेरा क्या है? समूह। ऐसा नहीं कि केवल जानवरों का समूह ही समुच्चय हो गया, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं अपने घर में रहता हूँ, मान लो कि मैंने कुत्ते को पाल लिया है, तो वो कुत्ता भी मेरे घर का क्या है? एक समूह है, उनमें एक अवयव हो गया, यानी कि हम उसके साथ रहते हैं। ठीक है ना, ऐसा अब कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं समुच्चय के लिए, याद रखिएगा। आइए तो पहले मैं बताता हूँ समुच्चय की परिभाषा क्या है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा, पहले समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए अंग्रेजी में भी बोल देता हूं, हिंदी बोल दो बच्चों। ठीक, सुपरिभाषित शब्द बहुत छोटा है। ठीक, अब छोटे में दे रहा हूं परिभाषा आपको, और ध्यान सुनिएगा। सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ऐसी वस्तुएं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं को हम एक और नाम देते हैं, अवयव का संग्रह। ठीक, समुच्चय कहलाता है। अब ठीक, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ
COLLECTION, collection of well defined DEFINE well defined objects। ठीक, आप एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, यही आपकी परिभाषा मिल जाएगी। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक बच्चों, मैं पूरा एनसीईआरटी बेस लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसमें एक शब्द और अब मुझे समझाना पड़ेगा आपको। सुपरिभाषित क्या है? वस्तुएं समझ गए होंगे, ठीक, सुपरिभाषित वस्तुएं, ये मैं एक साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। का संग्रह, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना, तो इकट्ठा कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं सुपरिभाषित क्या होता है। बच्चों, हम ऐसे वस्तुओं का चयन करेंगे, चयन करने का मतलब ऐसी वस्तुएं लेंगे जिसको हम हाथ से छू सकें, आंख से देख सकें, ठीक, जिसको महसूस कर सॉरी जो यानी देख सके, जो जिसका बच्चों फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो कि इस पृथ्वी पर रहता हो और आंख से दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं ही सुपरिभाषित कहलाती हैं। ठीक, मैं एक दो वस्तुओं का नाम ले रहा हूं, वो वस्तुएं हैं नहीं, वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जाती हैं। जो महसूस की जाती हैं वो वस्तुएं नहीं है। जैसे दर्द, मुझे कहीं पेन में दर्द है, मैं कह रहा हूं कि नहीं मेरे घुटने में दर्द बेटा, तो जो क्या मैं आपको दर्द को मैं बता सकता हूं कि यहाँ है? क्या मैं उसको दिखा सकता हूं कि दर्द का क्या रूप है, क्या स्वरूप है? नहीं दिखा सकता। ठीक, जैसे आदर, आप गुरुजनों का आदर करते हैं, मैं भी अपने गुरुजन का आदर करता हूं, तो कहने का क्या मतलब? आदर, या आदर क्या है? तो क्या मैं आदर को दिखा सकता हूं कि आदर कहाँ है? ठीक, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है? नहीं। तो ऐसी चीजें जिसको मैं दिखा नहीं सकता, ठीक, वह मेरा वस्तु नहीं है। जैसे प्रेम, जैसे अब मैं अपने माँ बाप से प्रेम करता हूं, आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, तो क्या आप अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं? कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक, क्या उसका कोई रूप रंग या आकार है? नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें, दर्द हो गया, प्रेम हो गया, आदर हो गया, सम्मान हो गया, ये सारी चीजें हमारी वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित के लिए जरूरी है जिसको मैं अपने खुली आंख से देख सकूं। खुली आंख का को अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्ड आई। नेक्ड का मतलब खुला हुआ, नेक्ड आई, अपनी खुली आंखों से जिसको मैं देख सकता हूं, जो भौतिक तौर पर इस पृथ्वी पर उपस्थित है, वही हमारा क्या है? सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित, मुझे ऐसे अवयव लेने जिसको मैं देख सकूं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर को देख सकता हूं, छू सकता हूं, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों, तो ऐसी चीजें जो कि क्या है, जिसका भौतिक प्रमाण हमारे पास है, वही हमारी ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित वस्तुएं बोलते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को आपको कलेक्शन करना है, ठीक, जिसमें क्या है, जिसका ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना है जो कि सुपरिभाषित है। ठीक, यह हो गया समुच्चय की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा समुच्चय को लिखते कैसे। बच्चों देखिएगा, समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेस, ठीक, करली ब्रेस के अंदर अवयवों को लिख देते हैं, ठीक, और पूरे करली ब्रेस के साथ वो जो राशि रहती है, उस राशि को हम कुछ मान लेते हैं। अब मानते क्या? कैपिटल, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, शायद मेरे बोलने पर ये बात आपको समझ में ना आई हो। जरा देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक, इसके आगे भी मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा में, ठीक है, इसी के आगे बेटा वो, ठीक, मैं जो लिखने जा रहा हूं, ठीक, देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, क्वामा कैपिटल बी, क्वामा कैपिटल सी, क्वामा कैपिटल डी, क्वामा डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा मेरी बात को। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डी ई ऐसे करके जेड से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो ये समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, ठीक।
कैपिटल ए एक समुच्चय हुआ। ठीक, जैसे क्या हुआ कि मेरे परिवार में जो लोग रहते हैं उसको मैंने कैपिटल ए मान लिया, आपके परिवार में जो लोग रहते हैं उसको मैंने कैपिटल बी मान लिया। तो एक समुच्चय मेरे पास मेरे परिवार का, एक समुच्चय आपके पास आपके परिवार का। ठीक, ऐसे ही आप क्लास में 12th क्लास के स्टूडेंट को ले लें तो वो एक समुच्चय हो जाएंगे, आप 10th क्लास के स्टूडेंट को ले लें तो वो दूसरे समुच्चय हो जाएंगे। तो जो अलग अलग समुच्चय हमारे बन रहे हैं वो हमारे क्या हैं, जो अलग अलग समुच्चय हमारे बन रहे हैं वो हमारे क्या बच्चों, उनके नाम हम ABCDEFGH ऐसे करके Z तक रख सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए मैंने लिखा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद बच्चों बात आती है, और याद रखें समुच्चय के अवयव, जो समुच्चय के अवयव होते हैं तो समुच्चयों के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। छोटे अक्षरों को मतलब बच्चों ये ले लेंगे आप, छोटे अक्षरों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, डॉट 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 स्मॉल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो समुच्चय को, पूरे समुच्चय को कैपिटल से, और समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखते हैं उसको हम स्मॉल से। ऐसा नहीं बच्चों कि अवयव जो होते हैं केवल ये स्मॉल ABCD से ही है, ऐसे अवयव आपके संख्याओं में भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। जरा देखिएगा, मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल दे दे रहा हूं। जैसे जरा देखिएगा, आप इसको भी देखिए, अब आप समुच्चय में एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। तो बच्चों होता क्या है, समुच्चय जब भी हम लिखते हैं, ठीक याद रखिए, समुच्चय जब भी हम लिखते हैं तो समुच्चय को हम बड़े अक्षरों से, जैसे बड़े अक्षरों, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दी ए से ऐसे लिख दिया, और करली ब्रेस, हम जो भी चीज लिखेंगे याद रखिएगा, मेरी बात भूलिएगा नहीं, जितने भी समुच्चय आएंगे समुच्चय के अंदर जो भी अवयव लिखे जाएंगे वो करली ब्रेस यानी कि मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाएंगे। जैसे क्या हुआ, मैंने लिख दिया AEIOU। लीजिए, मैंने आपके सामने एक समुच्चय है, यहां मैंने किसका समुच्चय बनाया है बच्चों, ठीक, यहां मैंने समुच्चय बनाया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का। ये स्वर है बच्चों, AEIOU को स्वर बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहां पर मैंने किनका समूह बनाया है, मैंने किसका संग्रह किया है, मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह कर लिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक समुच्चय बन गया। ये समुच्चय एक ही नहीं है, और एक दूसरा समुच्चय मैंने लिख दिया, उस समुच्चय को मैंने बी ले लिया, बी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। आप देखिए बेटा, यहाँ मैंने दूसरा अवयव ले लिया, यहाँ भी 5 अवयव हैं, कोई जरूरी नहीं कि 5 अवयव हो, मैं कम में आप बढ़ा भी सकते हैं, अवयव कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए मैंने एक समुच्चय भी बनाया, उसमें मेरी संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें कितने अवयव हैं 7, इसमें कितने हैं 5। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये कोई जरूरी प्लस और माइनस किसी भी ले सकते हैं बच्चों। एक मैंने लिया सी, जैसे लिया मैंने -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 चलता रहेगा जितना मन करे। लेकिन अभी देखिए इसमें कितने अवयव हैं, सर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो याद रखें बच्चों, ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों में 3 समुच्चय है, और तीनों अलग अलग समुच्चय हैं। देखिए इसमें अंग्रेजी वर्णमाला यूज किया है, इसमें मैंने केवल प्राकृतिक संख्या यूज किया है। आप इसमें देखिएगा, मैंने इसमें पूर्णांक संख्या यूज किया है। पूर्णांक संख्या मैंने बताया, मैं बता दूं आपको, धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, और उदासीन पूर्णांक भी होता है। तो देखिए आपको इतने अवयव -3 -2 -1
ये हमारे कौन सा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है। 0 मेरा उदासीन पूर्णांक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। और 1 2 3 4 5 ये मेरा कौन सा पूर्णांक है? ये हमारा धन पूर्णांक है। तो देखिए मैंने C, ये जो मेरा तीसरा समुच्चय है, ये देखिए इसमें ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और क्या, और उदासीन पूर्णांक सबको मिला करके मैंने एक समूह बनाया। मैंने सबको एक संग्रह किया और संग्रह करके मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 ABC 3 समुच्चय है। ऐसे भी आप ये भी लिख सकते हैं, चौथा समुच्चय भी ये लिख सकते हैं। मैंने D लिया, मैंने आपके पास भौतिक की भी किताब है और रसायन की भी किताब है, आपके गणित की भी किताब है, तो गणित मैं ले सकता हूँ, गणित की किताब। ठीक, ये देखिए, फिर भौतिक और फिर क्या ले लिया, और रसायन। तो मैंने देखिए यहाँ मैंने 3 और किताबें इकट्ठा कर ली, मैंने फिर एक समूह बना लिया, उसमें मेरे 3 किताबें हैं। ठीक, तो ये बच्चों डिपेंड करता है कि समुच्चय में आप संग्रह कैसे करते हैं, किस चीज का संग्रह करते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय को अवयव को कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो संग्रह कर लेंगे और संग्रह करके उसका एक नाम दे दीजिए। ठीक है ना, उसका एक नाम दे दीजिए, आपका हो गया समुच्चय। ठीक, आगे आते हैं बच्चों हम समुच्चय को लिखने की जो विधि होती है। याद रखिएगा, मेन क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, समुच्चय को हमें लिखने की विधि होती है। समुच्चय को हम 2 प्रकार से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समुच्चय को हम कितने प्रकार से? 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को लिखने की विधि। ठीक, तो बच्चों समुच्चय को हम, ये पहली विधि है, उसको हम बोलते हैं रोस्टर विधि, और दूसरा है निर्माण विधि। ठीक, रोस्टर, रोस्टर विधि बच्चों बोलते हैं, दूसरा निर्माण विधि। तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की बच्चों हमारे पास 2 विधियां हैं, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक, अभी मैं उन दोनों विधियों का एग्जाम्पल दूंगा। ठीक, लेकिन इसके बाद मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पर मैं जाऊंगा। ठीक है, और इन दोनों को मैं फिर बाद में डील करूंगा, लेकिन भैया आप में इतना ही जानिए कि समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, जरा ये ध्यान लगाएं आप, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। तो पहला है, 2 ही विधि होती है, रोस्टर विधि। ठीक, तो बच्चों 2 विधियां हैं, याद रखिएगा। पहले विधि का नाम क्या है? रोस्टर विधि है। ठीक, जो भी मैंने जितने भी एग्जांपल आपको दिए थे, मैंने अभी जितने भी एग्जांपल दिए थे वो सारे के सारे रोस्टर विधि के हैं। याद रखिए, मैंने जितना एग्जांपल दिया था, क्योंकि रोस्टर विधि में बच्चों सारे अवयवों को हम क्वामा के थ्रू, किसके थ्रू? क्वामा के थ्रू सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के मतलब अलग 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 करना। क्या लिख दे रहा हूं मैं? रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि में सभी अवयव क्वामा से अलग करके लिखे जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, एग्जांपल देख सकते हैं। ए मैंने दिया 0 1 2 3 4 5। देखिए मेरे पास कितने अवयव हैं? 6 अवयव बच्चों, 6 हैं। 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए सारे अवयव हमारे पास जो हैं वो क्वामा के थ्रू क्या है? अलग किए गए हैं। ऐसे आपको कभी भी लिखा मिले तो अब ये समझ जाइएगा कि दिया गया समुच्चय रोस्टर विधि में लिखा गया है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप। ए इज इक्वल टू ए, जो ए यहाँ तो मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ, बी कर दे रहा हूँ। अब चाहे तो ए भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने 2 3 5। ठीक,
7, 11, 13, 17, 19, 23। जरा इसको ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है और कितने अवयव मैंने लिखा है। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने 9 अवयव लिखे हैं बच्चों, ठीक। और सारे के सारे किससे सेपरेट है? फार्मा से। और बच्चों इन अवयवों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। इसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऐसे संख्याएं जो अभाज्य हैं, ऐसे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती। देखिए 2 से ही विभाजित होगा, यानी कि 2 से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। बच्चों 1 मैं छोड़ दिया था। ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, क्योंकि 1 तो सबको विभाजित कर देता है, इसीलिए 1 को कहा जाता है यूनिवर्सल डिवाइजर, सार्वत्रिक भाजक। सार्वत्रिक का मतलब क्या हुआ? सबको विभाजित करने वाला, यूनिवर्सल डिवाइजर, ठीक, 1 को बोला जाता है, ठीक। तो देखिए ये भी 1 से भाग हो जाएगा, ये भी 1 से भाग हो जाएगा, 1 से तो सब में भाग हो जाएगा। आइए 2 से 2 में भाग होगा, खाली स्वयं से स्वयं में, 3 से 3 से भाग होगा, 5 का भी 5 से दे सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर देख रहे हैं, या तो ये खुद से भाग इसमें दिया जा सकता है या तो 1 से दिया जा सकता है। तो बच्चों ये मैंने एक समूह बनाया है, संग्रह किया है, कैसा? अभाज्य संख्याओं का, ठीक। तो अब मेरे संग्रह को देख रहे हैं, हमारा समुच्चय भी है। तो ये जो मैंने आपको लिखा, ये कौन सी विधि हुई मेरी? ये मेरी रोस्टर विधि हुई। रोस्टर विधि के बाद अब दूसरा आ जाइए, आपको मैं बताने जा रहा हूं। रोस्टर के बाद बच्चों हमारे पास आती है निर्माण विधि। बच्चों निर्माण, सट बिल्डर फॉर्म, सट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर, ये बच्चों आई लिखा है मैंने, ठीक। सेट बिल्डर मेथड। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं, ये समझ लीजिए पहले। मैं लिख दे रहा हूं, निर्माण विधि में अवयवों को विधि में सभी अवयवों को गुण प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी के रूप में, गुण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और बच्चों को इसी में जरा थोड़ी दिक्कत आती है कि ये गुण क्या है, गुण के रूप में हम अवयवों को कैसे लिखेंगे, ये देखना है मुझे, और यही मुझे बताना भी है। और ये समझ लीजिए, जब आप बच्चों ये समझ लेंगे, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए। तो पहले समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा बच्चों मैंने बताई, समुच्चय को लिखने का तरीका बताया कि कर्ली ब्रेस के अंदर और ये कैपिटल ABC से दिखाते हैं। इसके बाद समुच्चय को लिखने की विधियां, समुच्चय को लिखने की 2 विधियां हैं। पहली बार आपने जो देखा कॉमा के तौर पर, वैसे समुच्चय को लिखा जाता है। दूसरा विधि मैं बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान लगाएंगे आप। निर्माण विधि, निर्माण विधि में सभी अवयवों को गुण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गुण के रूप में प्रदर्शित करने का क्या मतलब बच्चों, होता है क्या बच्चों, यहां पर जो भी अवयव लेते हैं तो हम चर राशि के रूप में लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक चर राशि x लेते थे, एक चर राशि x हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, x हमारा अवयवों को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि चर राशि है, ठीक। तो चर राशि एक ही नहीं, कई अवयवों को बेटा प्रदर्शित करती है। जरा देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल देखिएगा, शायद एग्जाम्पल सब ज्यादा समझ में आए। जैसे मैंने लिख दिया a, एक मेरा क्या है समुच्चय, a बराबर करली ब्रेस लगाना होगा, इसमें भी ऐसा बात नहीं है। अब हम एक अवयव ले लिया, मैंने एक अवयव क्या लिया, x लिया, ठीक। अब इस x का गुण जो है यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको, इसी को बोलते हैं क्या, यदि x का गुण यहाँ आपको क्या मिल जाए, लिखा मिल जाए, तो हम तुरंत कह देंगे, क्या कह देंगे बच्चों, कि यह कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, अरे सॉरी सेट बिल्डर रूप है, निर्माण विधि है। सर देखिएगा कि इसे किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है,
x एक प्राकृतिक संख्या है। इसको बात को याद रखिए बच्चों, x एक प्राकृतिक संख्या, यानी मैंने क्या लिख दिया यहाँ मैंने, अब देखिए बच्चों, अब प्राकृतिक संख्या जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या हमारी चलती रहेंगी। तो x सच, इसको क्या पढ़ते सुनिएगा, x सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच, SUCH, सच दैट, क्या पढ़ेंगे, सच दैट, x सच दैट। अब x सच दैट, अब x को x का गुण लिखेंगे, x एक क्या प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, x के बारे में एक लिख दिया। देखिएगा दूसरा एग्जांपल बेटा मैं आपको दे रहा हूं, उस पर वो ध्यान लगाइए। ऐसे लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा विधि है, ये निर्माण विधि है। एग्जाम्पल 2 जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, ठीक, x सच दैट, ऐसे लिख दिया। x एक, फिर से मैं लिख रहा हूं, प्राकृतिक संख्या है, कॉमा लगा के, ठीक, x लेस देन इक्वल टू 10। देखिए यही चीज है बेटा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक, वही चीज है। ये दूसरा एग्जांपल, एक ही जगह मैंने, चलिए मैं सेट ए लिया था, यहाँ सेट बी ले लिया, ये दूसरा सेट है। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या अंतर है, ये जरा देखिएगा। इसमें आप कितने, और इसमें अनंत अवयव आएंगे बच्चों, ये खत्म ही नहीं होगा। मैंने इसकी बाउंड्री ही नहीं बनाई है। कैसे नहीं बनाई है, देखिए x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता जाएगा अनंत तक। लेकिन इसमें देखिए, इसमें उन्हें क्या लिखा, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या है, लेकिन मैंने कॉमा लगा के, यहाँ कॉमा लगाने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये आपका रोस्टर रूप हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ कॉमा लगाने का मतलब नहीं हुआ, यदि आप चर राशि x का प्रयोग करते हैं, चर राशि x का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वो कभी भी आपका कौन सा रोस्टर रूप नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो x एक प्राकृतिक, और ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या बच्चों हमारे बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या हो, एक समय पर जाके खत्म हो जाएगी। जैसे कि x का मान छोटा है किससे, 10 से, या क्या है 10 के बराबर है, तो x का मान 10 से छोटा है, 10 के बराबर का क्या मतलब हुआ, कौन कौन संख्या है यहाँ पर संख्या आएंगी, प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर जाकर के क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करूं 11 की, तो 11 इस समुच्चय के अंदर नहीं आएगा, जबकि इस समुच्चय के अंदर अब देखिएगा 11 12 13 14 15 16 करके ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन ये हमारा अनंत तक नहीं जाएगा। ये दोनों एक ही जैसे उदाहरण है बच्चों, लेकिन फर्क जो अंतर है बस यहाँ से है। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, रोक दिया कि x का मान क्या 10 के छोटा होगा या तो 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी 2 विधि है, ठीक। आप क्वेश्चन को देख के ये बता सकते हैं आराम से कि वह गुण रूप यानी प्रॉपर्टी रूप में लिखा गया है या वह रोस्टर रूप में लिखा गया, तो आपको समुच्चय को पहचानने भी आ गया। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 पर, जो मैंने अभी से कहा था। तो जो 1.1 एक्सरसाइज मैं आपको एनसीईआरटी का कराने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या 1.1। तो जो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूं, मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप जब 1.1 लगाएंगे तो आप अच्छे से उसको पूरा क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस बात को मेरे याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 पर आधारित मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोग लगा लीजिएगा पूरा। अब पहली बात मेरी सुनिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और उससे पूछा जाएगा कि यह समुच्चय को प्रदर्शित करता है या समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। ये आपको तय करना पड़ेगा, ठीक, उसको पढ़ करके कि यह वेल डिफाइन है या वेल डिफाइन नहीं है। इस वेल डिफाइन का मतलब सुपरिभाषित है या सुपरिभाषित नहीं है। यदि कोई भी, ठीक, स्टेटमेंट
कोई भी वाक्य लिखा मिल जाए, ठीक, यदि वो सुपरिभाषित है तो समुच्चय बन जाएगा, यदि वो सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं बनेगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। जैसे कि क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जांपल दिया कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप जरा सुनिएगा, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यदि मैं वर्ष के महीनों का समुच्चय की बात कर रहा हूं, तो यदि मैं यह क्वेश्चन इंडिया में रह के पूछूं किसी भी व्यक्ति से कि वर्ष में कितने महीने हैं, तो इंडिया वाला व्यक्ति क्या उत्तर देगा, जरा समझिएगा। इंडिया वाला व्यक्ति उत्तर देगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वो हमें तुरंत 12 महीने का नाम गिना देगा। ठीक है, चलिए मैंने अपनी जगह बदल दी। यदि कि सुपरिभाषित होगा बच्चों, तो वो हर जगह सुपरिभाषित होगा, केवल इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी वो क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। जैसे देखिएगा, मैं एक दूसरा, अब यही क्वेश्चन मैं जाकर के अमेरिका में पूछता हूँ। अमेरिका में किसी व्यक्ति से पूछा कि एक साल में कितने महीने होते हैं, ठीक, वो भी मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक, वही 12 नाम बताएगा जो मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो सुपरिभाषित है बेटा, ये सुपरिभाषित है। और तो आप आराम से बता सकते हैं क्या कि भाई इसका उत्तर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, ये सुपरिभाषित रहेगा बच्चों तो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो बदल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। चलिए ठीक है, वो तो विदेश तो छोड़ दीजिए, इंडिया में बदल जाएगा। जरा देखिएगा, मुझसे कोई पूछे कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा शेर। ठीक, वही किसी इंडिया में किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ के देख लीजिए आप, दूसरे पूछेंगे तो हो सकता है कि उसके अनुसार शेर न हो, उसके अनुसार किंग कोबरा हो। ठीक, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ लीजिए आप जरा, हो सकता है वो शेर का नाम ना ले, किंग कोबरा का नाम ना ले, ठीक है ना, हाथी का नाम ले ले कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अनुसार तो हाथी सबसे बलशाली जानवर है, इसे सबसे खतरनाक क्या है, हाथी है। तो किसी भी व्यक्ति का खतरनाक होना, किसी भी चीज का खतरनाक होना, इसको मैं माप नहीं सकता कि कौन व्यक्ति कितना खतरनाक है। ठीक, यानी कि मेरे हिसाब से तो शेर खतरनाक था, दूसरे के हिसाब से किंग कोबरा खतरनाक था, तीसरे के हिसाब से हाथी खतरनाक था। तो तीनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, या कोई माप इसका नहीं है बच्चों, इसलिए यह मेरा सुपरिभाषित नहीं है। ठीक, याद रखेंगे मेरी बात। तो आपको यही समझना है कि जो हमारे पास वाक्य दिए गए हैं, अब देखिएगा उसमें करीब 10-12 क्वेश्चन है आपके, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी हो, अब उसको लगाइएगा। आपको ये बताना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा कि उसमें कौन से माने कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। आगे और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि सुपरिभाषित की मैं बात करता हूँ, मान लें कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 10 से कम, ध्यान सुनिएगा, 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं इंडिया में पूछा जाए तो क्या नाम लेंगे इंडिया वाले। इंडिया में कोई भी कहीं भी जाके पूछिए आप, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और 10 से कम बोल रहा हूं। 10 से कम का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगी। यह क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा। ठीक, वही चीज रहेगा बच्चों, यानी कि क्या होगा, जहां भी पूछेंगे ये सुपरिभाषित होगा। तो इसका मतलब क्या, ये मेरा समुच्चय है। ठीक, और एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, ये सुपरिभाषित नहीं है, उसका मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। टैलेंट, कौन कितना टैलेंटेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी के हिसाब से बच्चों यदि टैलेंट की बात करें तो बोला जाए कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड आदमियों का समूह, दुनिया के सबसे, मुझे बोल दिया जाए कि दुनिया के 10 टैलेंटेड आदमी बनाइए, आप खोजिए, आप हमको बताइए। हो सकता है तो भाई 10 जो टैलेंटेड आदमियों का मैं समूह को बनाऊंगा, ठीक, वो, और मैं वही मैं आपको भी दे दिया कि आप भी 10 आदमियों का क्या बनाइए, समूह बनाइए जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और जब आप दोनों को मैच कराएंगे ना तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। भाई कौन कितना बुद्धिमान है ये कैसे पता चलेगा। यदि मेरे अनुसार से जो 10 बुद्धिमान व्यक्ति हैं और क्या आपके अनुसार जो 10 बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्या दोनों सेम हो सकते हैं।
भाई एक दो मिल सकता है, जैसे मैंने क्या आइंस्टीन का नाम लिख लिया, न्यूटन का नाम लिख लिया और दूसरों का नाम लिख लिया, आपने भी आइंस्टीन का नाम लिख लिया, न्यूटन का नाम लिख लिया और का नाम लिख लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा आपका अवयव और पूरा पूरा मेरा अवयव एक दूसरे से मैच कर जाए। ठीक है, तो वही बात मैं इंडिया की जगह इंग्लैंड में जाके पूछूं किसी से कि 10 बुद्धिमान आदमियों बताइए, तो कहेगा कि नहीं, हो सकता है वो शेक्सपियर का नाम ले ले। ठीक है, तो बच्चों क्या है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी ये हम कभी मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो यह भी हमारे पास क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों किसी भी चीज का बुद्धिमान यानी किसी भी चीज का टैलेंट, किसी भी व्यक्ति का टैलेंट हम नाप नहीं सकते, इसकी कोई विधि नहीं होती, इसलिए मेरा समुच्चय नहीं होता। 10 बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय बनाने के लिए कह दिया जाए तो मेरे अनुसार अलग होगा, आपके अनुसार अलग होगा, एक तीसरा व्यक्ति है तो उसके अनुसार उसका समूह अलग होगा। यानी तीनों लोग 3 सेट बना देंगे तो तीनों अलग अलग सेट हो जाएगा, तीनों सेट बराबर तो होगा नहीं, इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा समूह, ये हमारा समुच्चय नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, यदि वेल डिफाइंड होगा बच्चों तो जो उत्तर मेरा होगा वही उत्तर आपका होगा, वही उत्तर तीसरे का भी होगा। जैसे पूछ दिया जाए कि एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय, एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय का, अब मुझसे पूछिए, मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे करके मैं नाम बता दूंगा। संडे से स्टार्ट किया तो मंडे तक जाऊंगा। ठीक, आपसे मैं पूछूं, आप भी यही 7 नाम बताएंगे, मैं विदेश में जाके पूछूं वो भी यही नाम बताएगा। यानी कि क्या ये बदला, क्या हम लोग का जो संग्रह है क्या वो बदला, जो मेरा संग्रह वही संग्रह आपका भी है, वही संग्रह तीसरे व्यक्ति का भी है, तो तीनों का संग्रह सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, वह समुच्चय है। यदि संग्रह बदल जाए तो वह हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। एक और लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं बच्चों, जैसे कि देखिएगा, सुनिएगा, शेक्सपियर द्वारा लिखे गए, ठीक, मैंने किताबों का संग्रह, इस शेक्सपियर ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो इसका भी संग्रह बच्चों हो सकता है। ठीक, ये हमारा समुच्चय है, क्योंकि यदि मैं नेट, मान लीजिए आज मुझे पता नहीं थी, मैं नेट पे डाल दूं कि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई किताबों का समुच्चय कि कितनी किताबें उन्होंने लिखा है, तो नेट पर आ जाएगा और मैं देख लूंगा कि इतना भी है। तो यदि शेक्सपियर ने मान लीजिए कि 10 किताबें लिखी होंगी, तो वो 10 मैं भी नाम बताऊंगा, वो 10 आप भी नाम बताएंगे, वही 10 विदेश में जाके पूछे वो भी वही 10 का नाम बताएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई जो किताबों का संग्रह है ये हमारा समुच्चय है। वैसे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित, ठीक, किताबों का संग्रह। तो ये बताइए, यदि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित की गई कोई भी जितनी भी पुस्तकें हैं, जो नाम मैं बताऊंगा, यदि विदेश में भी जाएंगे ना तो वो भी इंटरनेट से खोज करके वही नाम आपको बताएगा। ठीक, यानी कि जो संग्रह मैंने किया वही संग्रह आप भी करेंगे, वही संग्रह तीसरा व्यक्ति भी करेगा। यहां भी संग्रह मेरा बदल नहीं रहा, इसलिए अभी मेरा क्या है, समुच्चय है। तो जब भी समुच्चय होगा बच्चों तो संग्रह कभी बदलेगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आप पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाने के बाद बच्चों मैं आपको इसमें एक चीज और बताने जा रहा हूं, एक, ठीक, मैं एक नोट बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उससे आप साथ क्वेश्चन नंबर 2 लगा लें। ठीक, एक नोट देखिएगा बच्चों, ये प्रतीक है, ठीक, एप्सिलॉन। वास्तव में बच्चों ये एप्सिलॉन का प्रतीक है, ठीक, लेकिन मैथ में हम इसको बिलोंग पढ़ देंगे, बिलोंग, BELONGS। ठीक, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। इसका 2 नाम है बच्चों, बिलोंग और क्या, एप्सिलॉन। फिजिक्स में ये यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। मैथ में ये यूज होगा तो क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा। बिलोंग का मतलब क्या होता है जरा सुनिएगा, या जरा देखिए, बिलोंग इसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि मैंने एक समुच्चय ए लिखा, एक समुच्चय ए में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2 3 5 8। ठीक, मैंने यहां पर कितने अवयव लिखे, 4 अवयव लिखे। अब मैं लिख रहा हूं 3, ठीक, बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 बिलोंग
सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। पढ़िए सेट ए, यानी कि इसका मतलब हुआ अवयव 3 समुच्चय ए में उपस्थित है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, अर्थात अवयव 3, ये कॉमा लगाया मैंने, जो समुच्चय ए में क्या है, उपस्थित है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए, या अंग्रेजी में ऐसे पढ़ सकते हैं आप, या इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अवयव 3 समुच्चय ए में क्या है, उपस्थित है। बच्चों ये उपस्थित होगा तो ठीक, तो इसको मैं ऐसे पढ़ लेंगे। अब एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, यहाँ पे आगे जरा देखिएगा ये नोट में, यदि देखिए इसमें एक मैं अवयव ले लिया 4, क्या ये बात सत्य बच्चों, क्या इस समुच्चय ए में 2, 3, 5, 8 है, क्या इसके अंदर 4 है, नहीं है, तो इसको मैं ऐसे पढ़ेंगे 4 नॉट बिलोंग टू ए। क्या पढ़ेंगे, 4, देखिए मैं पढ़ लिख दे रहा हूं, 4 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। यहां 4 ए में बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग टू ए, अर्थात 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ध्यान से देख ले बच्चों, हम क्या इसको पढ़ेंगे, अर्थात 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो ध्यान से देख ले बच्चों आप, ये हमारा अवयव होने का प्रतीक है और ये हमारा अवयव नहीं होने का प्रतीक है। इसका नाम एप्सिलॉन है, या इसको हम पढ़ेंगे तो बिलोंग पढ़ेंगे। याद रखिएगा 3 बिलोंग्स टू ए या फिर 4 नॉट बिलोंग टू ए पढ़ेंगे बच्चों। तो इस पर आधारित, ठीक है, आप अपने बुक में एनसीईआरटी की बुक 1.1 में, ठीक है, 1.1 में आप कितने क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी लग जाएगा, और मुझे लगता है कि जब इसको लगाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और यदि इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कहिए तुम, तो फिर से आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो ध्यान दीजिएगा जरा। और इसमें बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, छोटा सा, आप देख सकते हैं। अब सर देखिएगा, जैसा ऐसे दे देगा कि निम्न में रिक्त स्थान में एप्सिलॉन या बिलोंग या बिलोंग नॉट भरिए। जबकि यह क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में रिक्त स्थान में एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, बिलोंग या बिलोंग नॉट भरिए। ठीक, ये नॉट बिलोंग टू बोलते बच्चों, नॉट बिलोंग टू ये बिलोंग करेगा। ठीक, एप्सिलॉन भी बोलूंगा तो गलत नहीं है, फिजिक्स के लिए यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। जबकि ए बराबर दिया है 2, 7, 9, तो देखिएगा, ठीक, पहला देगा 5 ऐसे दे देगा, ए दे दिया, दूसरा दे दिया क्या 8, रिक्त स्थान दे देगा ए, तीसरा आपको दे दिया 10 ए, चौथा दे दिया 2 ए। अब आपको भरना है बच्चों, जो बिलोंग करता है बच्चों, देखिए जरा 2, पहले यहां देखिए, पहले देखिए 5, क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है, तो अब क्या भर देंगे, नॉट बिलोंग टू। ठीक, 7 देखिए, फिर 8 देखिए जरा, 5 था इसके अंदर, 5 अंदर नहीं रख दिया, 8, क्या 8 इसके अंदर है, नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 8 को भी क्या कर दिया, ना कर दिया। ठीक, फिर क्या है 10, क्या 10 इसके अंदर है, मैंने 10 को भी क्या कर दिया, ना कर दिया। ठीक,
अब आइए दो, क्या दो इसके अंदर है? जी हाँ, दो अवयव, दो समुच्चय एक है क्या है अंदर यदि बिलोंग कर रहा है। चाहे तो एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 डॉट 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 ए, तो क्या 7 इसके अंदर बिलोंग करता है बच्चों? हाँ करता है, तो मैंने लिख दिया 7 बिलोंग्स टू ए। तो इस बात को ध्यान रख लें आप कि हमारे पास देखिए मैंने ये 5 एग्जाम्पल दिए आपको, क्वेश्चन एक ही है, 5 हमारे पास क्वेश्चन के तौर पर ही दिए गए हैं बच्चों, स्थान दिए गए हैं जो मैंने भरा हुआ है। तो आपको ये देखना है कौन किस में बिलोंग करता है और कौन किस में बिलोंग नहीं करता, तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है।